मेरे पति काम की आड़ में 9 लड़कियां रखते थे। हर रात उन लड़कियों को बारी बारी बंद कमरे में लेकर जाते। जब कुछ घंटों बाद लड़कियां बाहर आती तो उनकी हालत बहुत खराब होती थी। पूरे शरीर पर चोट के निशान होते। एक दिन मैंने छुपकर देखा तो मेरा पति उन लड़कियों के कपड़ों में। मेरा नाम आरती है। अपने गरीब माँ बाप की मैं इकलौती संतान थी और मैं ही अपने माता पिता का सहारा थी। मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई क्योंकि मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा सके। इसका मुख्य कारण यही था कि अपनी बीमारी के चलते वह अपनी बीमारी का इलाज और हमारे घर के 2 टाइम का चूल्हा ही चला पाते थे, क्योंकि वह एक ऑटो रिक्शा चलाकर हमारे घर का गुजारा करते थे। लेकिन कक्षा 8 तक तो उन्होंने मुझे पढ़ा लिया था। उसके बाद जब पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा तो वह मेरी पढ़ाई ना करवा सके। लेकिन इसी सब के बीच मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती थी कि उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए थे वह तो शायद पढ़े लिखों में भी ना हो, क्योंकि मुझे सब बड़े छोटे का मान करना आता था और हमेशा ही एक सही रास्ते पर चलकर एक अच्छे इंसान बनने का मेरे अंदर जुनून था। आज तक मेरे माता पिता को मेरी वजह से कभी भी अपनी नजर नहीं झुकानी पड़ी थी और मेरा यही दृढ़ विश्वास था आगे भी ना झुकानी पड़े। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। अब मेरे माँ पापा को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, क्योंकि मेरे पिताजी को बीमारी होने की वजह से उन्हें फिक्र लगी रहती थी कि कहीं उन्हें कुछ गलत ना हो गया हो तो सारी जिम्मेवारी मेरी माँ पे आ जाएगी और वह इन सब चीजों से अभी वाकिफ भी नहीं है तो अकेले कैसे कर पाएंगी। इसलिए मेरे पिताजी ने कहा कि अब आरती के लिए कोई अच्छा घराना देखकर उसकी शादी कर दे, ताकि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम पर किसी भी तरह का बोझ नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे हर समय उनका ख्याल रखना था। मुझे पता था कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं उनको उनके काम से हटाकर कुछ देर आराम करने को बोलती हूँ और उन्हें दवाई वगैरह देती हूँ और टाइम से खाना खिलाती हूँ। अगर मैं ससुराल चली गई तो पिताजी बिल्कुल लापरवाह हो जाएंगे और वैसे भी मैं अपने माँ बाप से दूर रहकर नहीं सकती। इसलिए मैंने पिताजी से बोल दिया कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मैं तो बस उम्र भर आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन वह लोग मेरी जिद कहाँ चलने दे रहे थे। एक दिन मेरे मामा जी हमारे घर आए। वह ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे, इसलिए पिताजी का हालचाल पूछने के लिए आ गए। तभी पिताजी ने मेरे रिश्ते के बारे में उनसे बात छेड़ी तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक रिश्ता तो मेरी नजर में है। दरअसल मेरे बेटे का एक दोस्त है जो काफी बड़े घराने से है, जमीन जायदाद भी ज्यादा है और लड़का कमाता बहुत अच्छा है। इकलौता लड़का है, इसलिए सबका लाडला और संस्कारी है। और वैसे भी हमारे घर तो उनका आना जाना रहता है, क्योंकि वह मेरे बेटे सचिन का दोस्त जो है। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं आरती बिटिया का रिश्ता उन लोगों के साथ बांट लूं। तभी मेरे पिताजी कहने लगे कि जिस प्रकार आप बोल रहे हो उस तरह से तो नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह लोग ठहरे जमीन जायदाद और महंगे घर वाले, और हम लोगों के पास तो आरती को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दरअसल जब भी मैं कोई जमा पूंजी जोड़ता हूँ तो वह मेरी बीमारी के इलाज में लग जाती है। मेरे पास देने के लिए दहेज कुछ नहीं है, बस एक लड़की है। हाँ, लड़की संस्कारी है जो कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं आने देगी। तभी मेरे मामा जी हंसने लगे और कहा कि वह तो मैं उन लोगों से बात कर लूंगा। अगर उन्हें दहेज वगैरह से आपत्ति हुई तो हम लोग आरती का रिश्ता कर देंगे। तभी मामा जी ने चाय नाश्ता किया और चले गए। 2 दिन बाद फिर से मामा जी घर पर आए। उन्हें कहने लगे, उन लोगों ने दहेज लेने से मना कर दिया है। उन लोगों को सिर्फ एक लड़की चाहिए और कल हमारी आरती को देखने के लिए आ रहे हैं। माँ पिताजी खुश हो गए, क्योंकि उन लोगों का हमेशा से ही एक सपना था कि जो गरीबी मैंने इस परिवार में देखी थी वह आगे कभी ना देखूं, और अब तो उनका यह ख्वाब पूरा हो चुका था। अब मेरे लिए इतना बड़ा और अमीर ससुराल ढूंढकर वह लोग बहुत खुश हो गए। वह बार बार मामा जी को धन्यवाद बोल रहे थे। खैर, दूसरे दिन लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ गए। लड़के का नाम संजीव था। उसने मेरे साथ काफी बातचीत की और मुझे पसंद करके चले गए। अब माँ पिताजी बहुत ज्यादा खुश थे। मैं एक बार कमरे में बैठी थी तो वह लोग मेरे कमरे में आए और कहने लगे, बेटी, हम लोग बहुत खुश हैं और तुम्हारे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने अमीर घराने से होकर भी वह दहेज की कोई मांग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके संस्कार साफ दिखाई दे रहे हैं। तुम अपने ससुराल में कभी भी उन लोगों को कोई शिकायत का मौका मत देना। जैसे इस घर में हमेशा से ही खुशियाँ बखेरती आई हूँ और हमेशा से ही हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया है, ऐसे ही ससुराल में करना।
तभी मैं माँ पिताजी के गले से लगकर रोने लग गई और कहने लगी, मुझे नहीं जाना। मेरे पिताजी कहने लगे, बेटा यह तो दुनिया का दस्तूर है, एक न एक दिन लड़की को ससुराल तो जाना ही पड़ता है। और तू वैसे फिक्र मत कर, कौन सा दूर है, इसी शहर में तो तुम्हारा ससुराल है और इतने बड़े घराने से है, उनके तो मोटर गाड़ियां भी बहुत ज्यादा है। तुम्हारा जब मन करे किसी भी ड्राइवर को लेकर हम लोगों से मिलने आ जाया करना। अब मैं माँ पिताजी की इन बातों से सहमत हो गई और ऐसे ही दिन निकलते गए। खैर अब मेरी शादी भी पक्की हो गई। एक हफ्ते बाद ही हमारी शादी थी। मेरे ससुराल में कुछ आदमी आए और हमारे घर को सजाने लगे। तभी मेरे पिताजी ने पूछा, आप लोग क्यों सजा रहे हैं? तभी उन्होंने कहा कि मालिक ने हम लोगों को भेजा है पूरे घर को सजाएं और हर तरह की जिम्मेदारी का खर्चा उन्होंने उठा लिया है। तभी मेरे पिताजी ने मेरे ससुर को फोन करते हुए कहा, मैं कुछ पैसे उधार लेकर अपनी बेटी की शादी में इतना तो खुद कर लूंगा, आप लोग बेवजह फिक्र मत कीजिए। तभी मेरे ससुर ने कहा कि वह हमारी बहू नहीं बेटी है। फोन स्पीकर पर होने की वजह से मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। अब मेरे मन को कुछ हल्का महसूस हुआ, क्योंकि जिस तरह मेरे ससुर बात कर रहे थे मुझे लग रहा था कि वह पिताजी के जैसे ही हैं। और जो मेरे मन में डर चल रहा था, पता नहीं ससुराल के लोग कैसे होंगे, मैं वहाँ पर कैसे मैनेज कर पाऊंगी और माँ पिताजी के बगैर कैसे रह पाऊंगी। उन लोगों की यह अच्छी बातें मेरे मन को बहुत सुकून दे रही थी। अब मेरे चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। खैर भगवान ने देर से ही सही, लेकिन हम लोगों की जोली में खुशियां जो डाल दी थी। ऐसे ही हमारी शादी का दिन आ गया और बड़ी ही धूमधाम से संजीव और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे ससुराल में सारी रस्म रिवाज के साथ मुझे संजीव के साथ अपने कमरे में भेज दिया गया। हम लोगों ने अपने नए जीवन की शुरुआत करने से पहले एक दूसरे के साथ बातें की। तभी संजीव के पास फोन आया और वह कहने लगे कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम आराम से सो जाओ। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हर लड़के का इस दिन के लिए इंतजार होता है और अपनी पहली रात को यूं ऐसे छोड़कर संजीव किस काम के लिए जा रहा है। इतना भी नहीं क्या जरूरी काम है, वह मेरे साथ समय बिताने की बजाय उस काम पर ध्यान दे रहे हैं। खैर कुछ देर तक तो मैं अपने मन ही मन सवाल पर खुद ही जवाब दिए जा रही थी और मेरे मन में बहुत भारीपन महसूस हो रहा था। पता नहीं कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि इतने बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कारोबार चलते हैं, हो सकता है कोई काम आ गया होगा। और वैसे भी हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों के बीच इन छोटी छोटी बातों को लेकर कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। अगर संजीव को किसी काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता है तो मुझे ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हम लोगों के लिए कमा रहे हैं। और वैसे भी इतने सारे पैसे जो जोड़े गए हैं और इतने बड़े बड़े कारोबार चलते हैं, वह काम करने से ही चलते हैं। खैर मैं वहीं पर पड़े पानी को पीकर मन में यही सब सोचने लगी कि मैं बेवजह उनके ऊपर ऐसे गुस्सा हो रही हूँ, वह तो काम के सिलसिले में जा रहे हैं। खैर यह सब सोचते सोचते पता नहीं मेरी कब आंख लग गई। सवेरे संजीव ने जब मुझे उठाया तभी मुझे पता चला कि मुझे आज उठने में देरी हो गई है। दरअसल शादी की भागदौड़ में मैं इतना थक गई थी कि मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी। तभी संजीव ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसे हड़बड़ाओ मत, जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाना, वैसे भी हम लोग सभी देरी से उठते हैं। लेकिन सब लोग उठे उससे पहले मैंने तुम्हें उठा दिया, अब तैयार होकर नीचे चले जाना, नौकर नाश्ता बना रहे हैं। तभी मैंने संजीव से कहा कि आज तो मेरा ही ससुराल में पहला दिन है, तो रसोई का काम तो मुझे ही करना चाहिए। तभी संजीव ने कहा कि हम लोग इन रस्मों पर विश्वास नहीं करते, बस हम लोगों ने तो शुरू से ही नौकरों से काम करवाते आए हैं। आज तक हमारे हर काम नौकर चाकर ही करते हैं, इसलिए तुम भी किचन में काम के लिए मत जाना। बस कोई जरूरत हो तो सीधा नौकरों को बोल देना, वह तुम्हारे कमरे में हाजिर कर देंगे। खैर मैं बिना कुछ बोले सीधा बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और तैयार होने के बाद जब नीचे जाकर देखा तो कोई भी उठा नहीं था। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नौकरों की हेल्प करा दूं। वैसे भी मैंने आज तक कभी भी बैठे बिठाए कुछ भी नहीं खाया था, सब कुछ हमारे घर में तो काम करने के बाद ही होता था और जब भी कुछ खाने का मन होता था तो हम लोग तो खुद ही बनाकर खाते थे, यूँ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे। तभी मैं किचन में गई तो सब नौकरों ने मेरे आगे नजरें झुका ली और मुझे नमस्कार करने लगे। मैंने उन लोगों के सामने हाथ जोड़े और कहा कि इतना आदर देने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ना तो मैं मालकिन हूँ और ना ही आप नौकर, आप इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। बस तभी वह लोग कहने लगे कि मालकिन आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन जो इस घर में हमेशा से होता आया है हम लोग वही कर रहे हैं। तभी उनमें से एक नौकर बोला, हाँ
जब सवेरे उठकर मालिक लोग आते हैं तो हम लोगों को उनके सामने नतमस्तक होना पड़ता है, इसलिए हम लोग आपके सामने भी हो गए। तभी मैं उनके सामने मुस्कुराई और खुद कुछ बनाने में लग गई। तभी उन लोगों ने मेरे हाथ से सामान ले लिया और कहा कि आप बाहर चले जाइए, अगर आपको किसी ने हमारे साथ काम करते हुए देख लिया तो हम लोगों की नौकरी पर बनाएगी। तभी मैंने उन लोगों पर दया कर ली, क्योंकि बहुत ज्यादा ही मिन्नतें कर रहे थे। मैं बाहर आकर नाश्ते के टेबल पर बैठ गई। तभी मेरे सास ससुर उठकर आ गए। मैंने उन लोगों के पांव छुए और वह भी नाश्ते के टेबल पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद संजीव भी तैयार होकर नीचे आ गए। तभी मेरे ससुर संजीव से कहने लगे, क्यों भाई आज लेट हो गए काम पर जाने के लिए? तभी संजीव कहने लगे, हाँ पापा, कल रात थोड़ा देरी से आया था तो हो गया, वैसे भी अभी चला जाऊंगा नाश्ता करके। फिर इतने में नौकर लोग नाश्ता लेकर आ गए। हम लोगों ने नाश्ता किया और मैं अपने कमरे में चली गई। अब रात का समय हुआ, सब लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन संजीव अभी तक नहीं आए। मैंने संजीव को फोन किया तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं सवेरे ही आ पाऊंगा, तुम खाना वगैरह खा के सो जाना। अब तो मुझे और भी अजीब सा लगने लगा, क्योंकि हमारी शादी को पूरे 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैंने तो संजीव को ठीक से देखा नहीं था। ऐसा भला कैसे हो सकता है? कोई लड़की अपनी नई निवेदित दुल्हन से इतना दूर कैसे रह सकता है, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। लेकिन एक लड़का अपनी शादी की पहली रात तो अपनी बीवी के साथ ही बिताता है। लेकिन मैंने जैसे तैसे उनकी मजबूरी को समझ लिया। लेकिन आज फिर से संजीव ने ऐसा बोल दिया, भला ऐसा भी क्या काम था? आज फिर मैं यही सब सोचते सोचते सो गई और सवेरे जब उठकर देखा तो संजीव नहा धोकर तैयार हो रहे थे और फोन पर कुछ बात कर रहे थे। मैं भी तैयार हो गई। फिर मैंने संजीव से पूछा, आपका ऐसा क्या कारोबार चलता है कि आपको रात को भी काम करना पड़ता है? मेरा ऐसा सवाल सुनकर संजीव एकदम से घबरा से गए। तभी वह अपनी जुबान को लड़खड़ाते हुए बोलने लगे कि बहुत से बिजनेस हैं हम लोगों के, तो अब एक एक करके तुम्हें कैसे बताऊं, क्योंकि मैं वैसे भी लेट हो रहा हूं। कभी फुर्सत में बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूं। इतना बोलते ही संजीव हड़बड़ाहट से कमरे से बाहर चले गए। मैं उनके पीछे से आवाज देती ही रह गई कि नाश्ता तो करके चले जाइए, लेकिन उन्होंने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह वह बात कर रहे थे उनसे साफ लग रहा था कि वह कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी कि आखिर बात क्या है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी सासू माँ से पूछ लूंगी। तभी नाश्ते के टाइम जब सास ससुर और मैं बैठे थे, मैंने अपनी सासू माँ से पूछा, मेरी शादी को अब तो कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि आप लोग बिजनेस किस काम का करते हो और संजीव भी रात भर काम में लगे रहते हैं। तभी मेरी सास कहने लगी, बेटा यह सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो तो बताना। बैठे बिठाए तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, बस ऐश करो, तुम्हें इन सब से क्या मतलब। तभी मुझे उनकी भी बातें कुछ अटपटी सी लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसे क्यों बोल रही हैं। खैर फिर मैंने सोचा कि मैं बेवजह इन लोगों से सवाल जवाब नहीं कर सकती, कहीं इन लोगों को बुरा लग गया तो माँ पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं माँ पिताजी से मिलकर आ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं अपनी सास ससुर के कमरे में गई और उनसे बोली कि मुझे अपने माँ पिताजी से मिलना है। तभी मेरी सास बोली कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, जो मन करे वह गाड़ी लेकर चली जाओ और ड्राइवर भी बहुत से बैठे हैं, एक ड्राइवर को ले जाओ और उन लोगों से मिलकर आ जाओ। तभी मेरी सास ने कुछ पैसे मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि जाते हुए उन लोगों के लिए कुछ चीजें भी लेकर जाना। तभी मैंने सासू माँ के और ससुर जी के पैर छुए और अपने पीहर की ओर निकल पड़ी। वहां जाकर माँ पिताजी से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। कुछ देर बातें करने के बाद माँ ने पूछा, आखिर जमाई राजा क्यों नहीं आए हैं? तभी मैंने उनसे कहा कि पता नहीं, उन्होंने तो मेरे साथ भी टाइम नहीं बिताया है, वह तो बस दिन भर और रात भर काम में लगे रहते हैं। तभी पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा जो तुझे सुख सुविधा तेरे ससुराल में मिल रही है वह काम की वजह से ही मिल रही है। जब जमाई राजा इतनी मेहनत करते हैं तो तभी तुम लोग ऐसे बैठे बिठाए इतनी मौज में खा रहे हो। तभी मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि ठीक है अब मैं चलती हूँ। तो उन लोगों से मिलकर मैं वापस आ गई। जब मैं घर पर वापस आई तो नौकरों से पता चला कि कल संजीव का जन्मदिन है। दरअसल मुझे तो पता ही नहीं था कि संजीव का जन्मदिन कब आता है। तभी मैंने कुछ नौकरों को बात करते हुए सुना कि कल तो बहुत ज्यादा काम रहेगा क्योंकि छोटे मालिक का जन्मदिन है। तभी मैंने एक नौकर से पूछा कि जन्मदिन किसका है। तभी उन्होंने कहा कि छोटे मालिक यानी कि आपके पति का कल जन्मदिन है। मैंने सोचा कि आज रात को 12 बजे मैं संजीव की फैक्ट्री में जाकर ही उन्हें जन्मदिन की बधाई दे दूंगी और उनके साथ कुछ
समय अकेले में गुजार लूंगी। तभी मैंने नौकर से इधर उधर से पता किया हम लोगों का कारोबार कहाँ पर है, और तभी मुझे पता चला कि संजीव रात भर फैक्ट्री में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम जो चलता रहता है। तभी मैंने रात की 12 बजे से पहले ही केक वगैरह मंगवा लिया और रात को 12 बजे से पहले ही गाड़ी लेकर संजीव की फैक्ट्री की ओर चल पड़ी। लेकिन मैं तो छुपते छुपाते जा रही थी कि कहीं संजीव को भनक ना लग जाए मैं फैक्ट्री में आ रही हूँ, क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी। तो जैसे ही फैक्ट्री के अंदर गई तो मुझे कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर ये आवाज किस चीज की थी, और यह फैक्ट्री तो लकड़ी के गेट बनाने की थी, तो इसमें लड़कियों की चिल्लाने की आवाज कैसे आ सकती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने वहां पर जाकर एक कमरे में धीरे से झांक कर देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां जो इतनी हसीन थी कि हर कोई उन्हें देखकर चकरा जाए। लंबे घने बाल और काली आंखों वाली इतने सफेद रंग की लड़कियां बिल्कुल ही छोटे कपड़ों के अंदर वहां घूम रही थी और उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस फैक्ट्री में इतनी रात को क्या कर रही है, लेकिन मुझे वहां संजीव कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे थे। अब तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि एक तो फैक्ट्री में लड़कियां, ऊपर से उनके चिल्लाने की आवाजें और संजीव का यूं रात रात भर फैक्ट्री में रहना। मैं बिना कुछ बोले सीधा केक वापस से लेकर आ गई और केक फ्रीज में रखते हुए कमरे में चली गई। अब तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट लग रही थी कि जरूर कुछ तो है जो संजीव हम लोगों से छुपा रहे हैं। मुझे सारा माजरा जानना ही था, लेकिन मैं यूं जाकर सीधा ही संजीव से ये बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि संजीव वैसे भी गुस्से वाले थे और यूं मेरी इतनी हरकत नहीं थी कि मैं इतने बड़े घराने के लड़के के साथ यूं सवाल जवाब कर लूं। लेकिन मैं इतना जान चुकी थी कि उन लड़कियों के साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है और इन सब चीजों का मुझे भनक तक नहीं लग रही है। तभी दूसरे दिन संजीव का जन्मदिन मनाने के बाद संजीव काम का बोलकर जब घर से बाहर निकले तो मुझे पूरा शक हो गया कि जरूर यह फैक्ट्री में जा रहे हैं। आज मुझे इनका पीछा करना चाहिए और सारा कुछ देखना चाहिए। आखिर मैं भी तो जानूं कि ऐसा क्या काम करते हैं। और यूं उस फैक्ट्री का जो मैंने उस दिन हाल देखा था, उसके बाद तो पूरा सच मुझे जानना ही था। तभी मैंने अपना फोन उठाया और अपने दूर के अंकल जो पुलिस में थे उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कुछ ऐसी गड़बड़ लगे तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तभी फैक्ट्री में कुछ दूरी पर वह लोग छुप कर बैठ गए और मैं संजीव का पीछा करते हुए फैक्ट्री के अंदर चली गई। वहां जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि संजीव उन 7 लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अपनी सिगरेट को जलाकर सिगरेट पीने के बाद उन लड़कियों के गालों पर से उस सिगरेट को बुझा रहे हैं। कभी उनके बाल नोचते हैं तो कभी उन्हें लातों से मार रहे हैं, तो कभी उन लोगों के कपड़ों को उतारकर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे तो जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। कोई इंसान इतना जुल्मी कैसे हो सकता है, या यूं इस कदर उनका दिल इतना पत्थर का कैसे हो सकता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिस लड़के के साथ शादी करके इस घर में आई थी वह इतना जुल्मी है। इतना जुल्म तो आज तक शायद शैतान ने भी कभी नहीं किया हो। तभी मुझसे रहा नहीं गया और मैं झट से उस कमरे के अंदर चली गई। मुझे अचानक वहां देखकर संजीव के गुस्से का कुछ ठिकाना न रहा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। उन्होंने चिल्लाते हुए मुझे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वह भी इतनी रात को। तभी मैंने कहा कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह क्या है। तभी संजीव से बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। जैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया तभी फैक्ट्री का दरवाजा खुला और पुलिस अंदर आ गई। यूं अचानक पुलिस को देखकर संजीव भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जोर से एक तमाचा दे मारा। उसके बाद पूरी सच्चाई उगलने को कहा। तब संजीव ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे माफ कर दो, यही हम लोगों का बिजनेस है। यूं लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर इस कदर फैक्ट्री में रखता हूँ और उनके साथ मन भरकर जुल्म करता हूँ और मारपीट करता रहता हूँ। जब एकदम से मेरा मन भर जाता है तो उन्हें विदेश में बेच देता हूँ और मोटी रकम कमा लेता हूँ। उसके बाद फिर से उन लड़कियों को यहाँ पर ले आता हूँ। इस कदर मेरा धंधा चलता रहता है। जो बातें संजीव बता रहे थे उन्हें सुनकर तो मेरे होश ही उड़ जा रहे थे। पता नहीं उन लड़कियों ने आज तक क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। मुझे तो उन लोगों की हालत देखकर इतनी दया आ रही थी मानो मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन जैसे तैसे मैं उन लड़कियों के पास गई और उनके सामने हाथ जोड़ लिए। तभी उनमें से एक लड़की अपनी आंखों को भरते हुए बोली, दीदी, आपने जो हम पर उपकार किया है वह तो शायद किसी ने भी ना किया होगा, ना ही कोई कर सकता है। हम आपका धन्यवाद भी नहीं कर सकते। तभी मैंने उनके हाथ पकड़े और कहा,
मुझसे जो हो पाया मैंने कर दिया। तभी संजीव को पुलिस लेकर जाने लगी और मेरे सास ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया और उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई, क्योंकि वह लोग इस काम में मिले हुए थे। उसके बाद अब मैं पूरी हवेली की मालकिन बन चुकी थी। अपने माता पिता को भी मैं इस घर में ले आई और उन लड़कियों को कुछ हवेली की जमीन जायदाद बेचकर अच्छे बिजनेस शुरू करा दिए। अब वह अपने काम में तरक्की हासिल कर रही थी। मैंने अपनी उम्र अपने पिताजी को सौंप दी और उनकी सेवा में लगा दी, और जो भी धन कमाती वह गरीबों में बांट देती थी। अब मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि मैं उन माँ पिता की बेटी हूँ जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए, और मैं यूं इन लड़कियों की जान बचाकर मैं खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। यह सब सोचते सोचते मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद।